सोचिए, अगर पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है वो वैसा है ही नहीं जैसा हमें बताया जाता है। आइए आज एक बिल्कुल अलग नजरिए को समझते हैं। एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि करीब करीब आधी सदी पुरानी है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। नहीं, ये एक पूरी की पूरी सोच का आधार है। और सबसे बड़ी बात, ये सोच सीधे ईरान के अंदर से ही निकल कर आ रही है। तो इस नजरिए से देखें तो ये 47 साल पुराना युद्ध आखिर है क्या? चलिए इस पूरी सोच के पीछे जो इतिहास है, जो आइडियाज हैं, उन्हें जरा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये एनालिसिस एक बहुत ही बुनियादी बात से शुरू होता है। ये हमारे पावर या शक्ति को देखने के नजरिए को ही चैलेंज करता है और कहता है कि असल में हम अक्सर सवाल ही गलत पूछते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया गया है। मतलब सवाल ये नहीं पूछा जा रहा कि ईरान कितने दिन टिक पाएगा, नहीं, सवाल ये है कि भाई अमेरिका और इजराइल कब तक टिक पाएंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस नजरिए के हिसाब से जो कुछ आज हम देख रहे हैं ना, ये कुछ नया नहीं है। ये तो बस उस जंग का एक अगला पड़ाव है, एक अगला चैप्टर जो असल में 1979 में ही शुरू हो गई थी। और देखिए, ये तैयारी सिर्फ फौजी लेवल पर नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है। मतलब इसमें जमीन के नीचे पूरे के पूरे मिसाइल शहर बना लेने जैसी हैरान कर देने वाली चीजें भी शामिल हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इस 47 साल की तैयारी के पीछे की आइडियोलॉजी क्या है? वो कौन सी सोच है जो इसे चला रही है? सोर्स इसे प्रतिरोध या द रेजिस्टेंस का नाम देता है। अब यहां प्रतिरोध का मतलब सिर्फ कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री ग्रुप नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में इज्जत और स्वाभिमान, मतलब डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी जो इंसान की सबसे बुनियादी इच्छाएं होती हैं, उनसे जुड़ी हुई एक सोच है। और इस सोच को समझाने के लिए ये ऐतिहासिक कोड अक्सर इस्तेमाल होता है कि एक इज्जतदार इंसान एक जालिम के सामने नहीं झुक सकता। और ये तर्क दिया जाता है कि ये सिर्फ किसी एक धर्म या देश की बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल आइडिया है जो हर किसी पर लागू होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस एनालिसिस के मुताबिक इस आंदोलन को रोकने के लिए वेस्ट ने जो भी बड़ा कदम उठाया वो उल्टा पड़ गया। मतलब हर कदम ने इस रेजिस्टेंस को कमजोर करने के बजाय आखिर में और भी ज्यादा मजबूती बना दिया। और यहीं से ये एनालिसिस एक और बड़ा मोड़ लेता है। ये इस पूरी लड़ाई के नेचर यानी इसके स्वभाव को ही एक नया नाम, एक नई परिभाषा देता है। तो इसे एक धार्मिक युद्ध या रिलीजियस वॉर कहने से जानबूझकर बचा जाता है, क्योंकि उसे एक भ्रामक लेबल माना जाता है। इसकी जगह इसे कुछ बहुत बड़ा बताया जा रहा है। इसे कहा जा रहा है सभ्यताओं का टकराव, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो एक तरफ है जिसे गरिमा की सभ्यता कहा गया है, जहां सेल्फ रिस्पेक्ट, जस्टिस और जवाबदेही जैसे मूल्य हैं, और दूसरी तरफ है दंड मुक्ति की सभ्यता, जहां शोषण, नरसंहार और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सोच है। तो ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो बिल्कुल अलग वैल्यू सिस्टम्स की टक्कर है। और इस एनालिसिस में ये कहा गया है कि इजराइल वो उस दूसरी सभ्यता का, मतलब दंड मुक्ति की सभ्यता का सबसे प्योर या शुद्ध रूप है, जिसके खिलाफ ये पूरा प्रतिरोध खड़ा हुआ है। तो जाहिर है जब दांव पर इतना कुछ लगा हो, पूरी की पूरी सभ्यताएं लगी हों, तो सवाल उठता है कि इस अंतिम युद्ध का एंड गेम क्या है, इसका आखिर लक्ष्य क्या है? इस नजरिए के मुताबिक लक्ष्य बिल्कुल साफ और सीधे हैं। पहला, पश्चिमी एशिया से अमेरिकी सेना की पूरी तरह से वापसी, और दूसरा, नदी से समुद्र तक फिलिस्तीन की पूरी आजादी। चलिए अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस की सबसे जरूरी, सबसे कोर बात पर। एनालिसिस ये कहता है कि जमीन पर जो लड़ाई हो रही है, जो जियोपॉलिटिकल पावर में बदलाव आ रहा है, वो सब सेकेंडरी है। वो तो बस सतह पर दिख रही चीजें हैं। असली जंग वो कहीं ज्यादा गहरी है। तो ये लड़ाई जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं है, ये लड़ाई इस बात के लिए है कि आने वाली दुनिया को चलाने वाले उसूल यानी गवर्निंग वैल्यू सिस्टम क्या होंगे। ये असली युद्ध क्षेत्र है। मतलब एक ऐसे सिस्टम से जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है, एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ना जहां गरिमा और न्याय हो, जहां शक्तिशाली को भी उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। और ये नजरिया कहता है कि ये सिर्फ कोई दूर का सपना या लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये बदलाव, ये ग्रेट वैल्यू शिफ्ट अभी इसी वक्त हो रहा है। और इस बात पे इतना यकीन क्यों है? ये यकीन आता है पिछले 47 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर, जिसमें एक तरफ लगातार जीत और दूसरी तरफ लगातार स्ट्रेटेजिक गलतियां देखी गई हैं, ऐसा ये एनालिसिस मानता है।
और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी ग्लोबल जंग में असली इनाम जमीन या तेल नहीं बल्कि खुद पावर की कहानी बन जाती है, जब जंग मिसाइलों से कम और आइडियाज से ज्यादा लड़ी जाने लगती है।